देखो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक कैदी गंगा को देखते हैं। पुलिस वाले गंगा को लेकर कोर्ट में आते हैं। गंगा ने एक नेता के घर में घुसकर उसके बेटे को जान से मार दिया था, तो आज कोर्ट में जज साहब उसे सजा सुनाने वाले थे। बाहर हम उसी नेता को देखते हैं, गंगा ने जिसके बेटे को मारा था। नेता का आदमी उसके पास आता है, वो बताता है कि गंगा प्रेग्नेंट है, तो अभी उसे फांसी की सजा नहीं होगी। तो अब हम क्या करें? तब नेता अपने आदमी से गंगा, उसके पापा और उसके हस्बैंड सबको मारने के लिए कहते हैं और वहां से चला जाता है। फिर हम गंगा के लॉयर गंगाधर मेनन को देखते हैं। वो गंगा के पापा शिवा के पास जाता है, उन्हें तसल्ली देते हैं और फिर पास में खड़े एक आदमी से कहते हैं कि अब इस केस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। लॉयर वहां से चला जाता है और पुलिस वाले गंगा को लेकर जेल चले जाते हैं। फिर कहानी 7 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर गंगा का चेकअप करती है। वो गंगा से पूछती है कि तुम्हें बच्चे की हलचल महसूस हो रही है कि नहीं। गंगा इशारों में बताती है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। गंगा के साथ एक और कैदी थी, कैदी नंबर 104। वो डॉक्टर को बताती है कि गंगा बोल नहीं सकती और उसने 12 बार बच्चे की हलचल महसूस की है। डॉक्टर को गंगा के हालात पर तरस आता है। वो पुलिस वाले को दवाइयां लिख कर देती है। उससे कहती है कि लड़की कमजोर है, तो दवाइयों के साथ साथ उसे फल फ्रूट भी खिलाना होगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर अनवर कहता है कि मैं अपने पैसों से उसके लिए कुछ नहीं खरीद सकता। हाँ, अगर गवर्नमेंट पैसे देगी तो मैं सब कुछ ले आऊंगा। डॉक्टर कहती है कि ऐसी कंडीशन में तो कैदियों को पेरोल पर छोड़ दिया जाता है, तो इस लड़की के लिए भी पेरोल का इंतजाम कर दो। तब अनवर कहते हैं कि शायद आप उसका केस नहीं जानते, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। उसने एक नेता के बेटे को उसके घर में घुसकर मार डाला था, वो भी उसकी माँ के सामने। दरअसल नेता के बेटे का गंगा की छोटी बहन के साथ अफेयर था और जब वो प्रेग्नेंट हो गई, शादी के लिए जिद करने लगी, तो नेता के बेटे ने उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसे मार डाला। तो उसका बदला लेने के लिए गंगा ने उस लड़के को मार दिया था। फिर आगे अनवर उस डॉक्टर को गंगा की फैमिली के बारे में बताते हैं। गंगा की माँ नहीं है, उसका बाप पहले पॉलिटिकल गुंडा था, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है। गंगा की वजह से उसकी पार्टी वालों ने ही उसे साइडलाइन कर दिया है और उसका हस्बैंड तो किसी काम का नहीं है। एक मामूली आदमी भी उसे मार के जा सकता है। अगले सीन में हम गंगा के पापा शिवा और उसके हस्बैंड रघु को देखते हैं। वो दोनों जेल में अनवर से मिलने के लिए आते हैं। शिवा अपनी बेटी को खाने के लिए कुछ फल और दवाइयां लेकर आया था, लेकिन अनवर कहता है कि दवाइयों के अलावा मैं और कुछ भी अंदर लेकर नहीं जा सकता, ये रूल के खिलाफ होगा। तब शिवा चुपके से अनवर को कुछ पैसे देता है और अनवर सारे रूल्स ब्रेक करके सब कुछ गंगा के पास पहुंचा देता है। इसके बाद गंगा जेल में दवा खा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बोतल खोलती है तो बोतल के ढक्कन में रघु ने उसके लिए एक मैसेज भेजा था। पर्ची पर रघु ने लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल कर रहूंगा, तुम बस थोड़ा सा हिम्मत रखना। दूसरी तरफ हम शिवा और रघु को देखते हैं। वो दोनों अनवर के घर जाते हैं, उसे कुछ पैसे देते हैं और रघु कहता है कि मेरे पास ये आखिरी मौका होगा, तो मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। पैसों के बदले में अनवर से अपने प्लान में हेल्प करने के लिए कहते हैं और अनवर भी पैसे लेकर उनका काम करने के लिए मान जाता है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों बाद पुलिस कस्टडी में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गंगा की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन शिवा और रघु डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से गंगा और बच्चे दोनों को लेकर भागने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनका प्लान कामयाब होगा कि नहीं। और कहानी के आखिर में एक खतरनाक ट्विस्ट भी है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद रघु लॉयर गंगाधर से मिलने के लिए जाता है। गंगाधर उसे बैग भर के पैसा देता है ताकि रघु सब कुछ ठीक से प्लान कर सके। इधर शिवा एक आदमी पप्पन से मिलता है। पप्पन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर था। शिवा उससे कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं हर दिन तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। पप्पन को पैसों की जरूरत भी थी और पैसों के लिए पप्पन तुरंत मान जाता है। वो शिवा से ये भी नहीं पूछता कि आखिर काम क्या है। इधर जेल में गंगा को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी हो रही थी। अनवर जेलर के साथ बैठा होता है, तभी लेडी कांस्टेबल आती है, उसे गंगा की फाइल देती है। वो जेलर से कहती है कि डिलीवरी का मामला है, तो गंगा की हेल्प करने के लिए उसके साथ किसी महिला कैदी को भी हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अनवर भी जेलर से रिक्वेस्ट करता है, तो जेलर मान जाता है और अनवर से कहता है कि तुम खुद देख लो और जो ठीक लगे
उसे भेज देना। इधर हॉस्पिटल में हमें एक आदमी सत्या को देखते हैं। सत्या की वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैटरनिटी वार्ड में एडमिट होती है। अब देखो दोस्तों, सत्या पहले छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन शादी के बाद अपने वाइफ के लिए उसने गलत काम करना छोड़ दिया था और अब मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन फिलहाल उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास बिल भरने के भी पैसे नहीं होते। तब पप्पन उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पप्पन उसे पैसे देता है, कहता है कि मेरे पास एक काम है जिसके बदले में तुम्हें हर दिन 10,000 रुपए मिलेंगे। सत्या पहले तो मना कर देता है, कहता है कि मेरी वाइफ को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी और मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन पप्पन उसे समझाता है। सत्या के पास भी पैसे नहीं थे, उसे भी पैसों की जरूरत थी और आखिरकार सत्या मान जाता है। जिसके बाद पप्पन बताता है कि हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स को मैंने ऑलरेडी अपने साथ मिला लिया है। इसके अलावा हमें एक और बंदे की जरूरत है, तो तुम ऐसे किसी एक बंदे को ढूंढ लो। इसके बाद सत्या जीनू नाम के एक बंदे से बात करता है। जीनू की माँ भी प्रेग्नेंट थी और मैटरनिटी वार्ड में एडमिट थी। उसे भी पैसों की जरूरत थी और जीनू भी इस काम के लिए मान जाता है। फिर पप्पन इन सब को लेकर रघु से मिलने के लिए जाता है। रघु ने हॉस्पिटल के सामने वाले लॉज में एक कमरा किराए पर लिया था और यहीं से वो सारी प्लानिंग कर रहा था। रघु इन लोगों को अपना सारा प्लान बताता है कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे के भीतर ही हम लोग गंगा को हॉस्पिटल से बाहर निकालने वाले हैं और हम लोग ये काम रात में करेंगे, क्योंकि तब वार्ड के बाहर बस एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वार्ड में ज्यादा भीड़ नहीं होती और स्टाफ सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में बिजी होते हैं। फिर शिवा उन लोगों को बताता है कि नेता के बेटे ने उसकी छोटी बेटी का रेप किया था और उसी का बदला लेने के लिए गंगा ने नेता के बेटे को मारा था। खैर ये सब रघु के प्लान में उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तब रघु उन सबको बात करने के लिए अलग से एक फोन भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले गंगा को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और उसके साथ होती है कैदी नंबर 104। वो गंगा की हेल्प करने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर उसकी जांच करती है, सब कुछ ठीक ठाक था और डॉक्टर गंगा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लेती है। तब नर्स गंगा के पास जाती है, उसे चुपके से फोन देती है, उसे बताती है कि मैं रघु के साथ हूँ। नर्स के कहने पर गंगा वॉशरूम में जाती है, शिवा को वीडियो कॉल करती है। महीनों बाद एक पिता को अपनी बेटी से बात करने का मौका मिला था। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गंगा इशारों में उसके साथ बात करती है। इसके बाद वो रघु से भी बात करती है और रघु उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है। थोड़ी देर बाद हम शिवा को देखते हैं। वो नर्स को खाने पीने का सामान देता है, गंगा को देने के लिए कहता है, लेकिन नर्स मना कर देती है। कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन शिवा जिद करता है। तब नर्स उसमें से मिठाई का एक पैकेट ले लेती है और चुपके से वार्ड में जाकर गंगा को दे देती है। लेकिन तभी कैदी नंबर 104 वहां आ जाती है। नर्स उसे भी मिठाई देती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। शाम को फिर से ये सब लोग रघु के पास जाते हैं। सत्या और जीनू रघु को पुलिस वालों के बारे में बताते हैं कि उनमें से कौन, कब, कहां और कैसे गंगा पर नजर रख रहा है। नर्स रघु को कैदी नंबर 104 के बारे में बताती है कि वो हमेशा गंगा के साथ कमरे में ही रहती है। तब रघु कहता है कि उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। वो हमेशा उसके साथ रहती है तो उसे आसानी से बाहर लेकर आ सकती है। लेकिन नर्स कहती है कि अगर वो नहीं माने, अगर उसने पुलिस वालों को बता दिया तो क्या होगा। और तब रघु उन्हें कैदी नंबर 104 के बारे में बताता है कि उसके ऊपर 5-10 हजार नहीं 10 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। और ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन रघु नर्स से कहता है कि अगर तुम किसी तरह से उसे अपनी टीम में शामिल कर लो तो कैदी नंबर 104 जितने पैसे में राजी होगी मैं उसका 20% तुम्हें कमीशन भी दूंगा। नर्स भी ये सुनकर खुश हो जाती है। लेकिन 20% कमीशन सुनकर पप्पन के मन में लालच आ जाता है। वो सुबह सुबह कैदी नंबर 104 के पास जाता है, उसे प्लान बताता है कि गंगा का पति उसे हॉस्पिटल से भगाना चाहता है और अगर तुम इस काम में हमारा साथ दोगी तो जितने पैसे बोलोगी मिल जाएगा। लेकिन कैदी नंबर 104 कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देती है। गंगा की सिक्योरिटी का इंचार्ज था इंस्पेक्टर हकीम। वो तुरंत जेलर को कॉल करता है, उसे भी सब कुछ बता देता है। पहले तो जेलर कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, गंगा प्रेग्नेंट भी है, कोई उसे लेकर भाग कैसे सकता है। 1 महीने में जेलर रिटायर होने वाला था। फिर वो सोचता है कि अगर बात झूठ निकली तो भी डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी होगी और अगर वो सच में प्लान कर रहा है और अगर वो सच में गंगा को लेकर भागने में कामयाब हो गया
तब भी डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हो जाएगी। और ये सोचकर वो इस मामले को प्राइवेटली हैंडल करता है। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर रानी को हॉस्पिटल भेज देता है। इधर पप्पन भागकर होटल में जाता है, रघु और शिवा को बता देता है कि कैदी नंबर 104 ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है और अब हर कोई परेशान हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इधर रानी हॉस्पिटल में सबसे पहले कैदी नंबर 104 से पूछताछ करती है, फिर वो गंगा के पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पति का प्लान क्या है, लेकिन गंगा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तब रानी फर्श पर चींटियों को देखती है और उन्हें फॉलो करते हुए मिठाई के उस पैकेट तक पहुंच जाती है। कैदी नंबर 104 बताती है कि कल नर्स का बर्थडे था तो उसने ही लाकर दिया था। रानी को नर्स पर भी शक हो जाता है। रानी के कहने पर हकीम हॉस्पिटल के आसपास जितने भी लॉज थे सबको चेक करने लगता है। फिर वो रानी को कॉल करके बताता है कि लॉज में एडवोकेट गंगाधर मेनन के नाम से एक कमरा बुक है। गंगाधर ही गंगा का लॉयर था। रानी पूरी फोर्स के साथ कमरा चेक करने के लिए जाती है, लेकिन रानी के पहुंचने से पहले ही रघु कमरे में साफ सफाई करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। रानी कमरे में आती है तो देखती है कि पूरा कमरा साफ है। वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी रानी को दीवार पर पर्दे के पीछे कुछ दिखाई देता है। रानी पर्दा हटाकर देखती है तो उसके सामने रघु का पूरा स्केच प्लान होता है और उसे देखते ही रानी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि रघु सच में गंगा को हॉस्पिटल से लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। वो जेलर को कॉल करके सब कुछ दिखाती है। जेलर रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन रानी कहती है कि रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 घंटे में ये केस सॉल्व करके खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ हम उसी नेता को देखते हैं जो पिछले 7 महीनों से रघु और शिवा को मारने की कोशिश कर रहा था। नेता का आदमी उसे बताता है कि रघु और शिवा दोनों हॉस्पिटल में है। तब नेता एक बार फिर से उन दोनों को मारने के लिए अपने आदमियों को हॉस्पिटल भेज देता है। इधर सत्या, जीनू और नर्स तीनों एक साथ रघु को कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि अब हम लोग आपका काम नहीं करेंगे। रघु उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास यही आखिरी मौका है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सत्या उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। पप्पन भी उनका साथ छोड़ देता है। मामला हाथ से निकल रहा था तो रघु शिवा को लॉयर के घर भेज देता है और खुद हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रघु को देखते ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। रानी उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन रघु कहता है कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मैं अपने प्लान में बिल्कुल अकेला हूँ। अब देखो दोस्तों, रघु मुंह नहीं खोल रहा था तो रानी अपना काम शुरू कर देती है। वो कैदी नंबर 104 को सभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स का फोटो दिखाती है तो कैदी नंबर 104 पप्पन को पहचान लेती है। फिर रानी नर्स को धमकाती है तो नर्स भी डर के मारे सत्या के बारे में बता देती है। मतलब रानी रघु के हर एक टीम मेंबर के बारे में पता कर लेती है, उसका सारा प्लान जान जाती है। जिसके बाद रानी को लगता है कि रघु कोई बहुत बड़ी तोप तो है नहीं और अब तो हम उसका सारा प्लान जान चुके हैं, सारे टीम मेंबर्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब वो क्या ही कर लेगा। और अगर इसे अभी अरेस्ट कर लिया तो बात मीडिया में आ जाएगी और मीडिया वाले इसे हीरो बना देंगे कि एक मामूली आदमी पुलिस वालों से अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिलीवरी के बाद गंगा को वापस जेल ही जाना है, जिसके बाद हम इन सबको फिर से पकड़ सकते हैं। और ये सोचकर रानी रघु को छोड़ देती है। उसे कहती है कि तुमने इमोशन में आकर ये फैसला कर लिया है, लेकिन अब तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, तो चुपचाप अपने घर चले जाओ। लेकिन रघु मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और ये सुनकर रानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो रघु को चैलेंज करती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू उसे कैसे लेकर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु टॉयलेट में होता है, तभी हकीम वहां आ जाता है, रघु की जमकर पिटाई करता है और फिर उसके ऊपर पेशाब करता है। उसे कहता है कि अगर मैंने तुझे तेरी वाइफ और बच्चे के आसपास भी देखा ना तो मार डालूंगा। उसे लग रहा था कि रघु उसकी धमकी से डरकर भाग जाएगा, लेकिन रघु अभी भी हॉस्पिटल में ही रुकता है और शिवा भी हॉस्पिटल में आ जाता है। रानी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन रानी डॉक्टर से मिलती है और गंगा की सिजेरियन डिलीवरी करवा देती है। वो रघु से कहती है कि अब तुम्हारे प्लान का क्या होगा। अब तो वो 2 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, ऑपरेशन के बाद मैं उसे जेल भेज दूंगी और फिर तुझे भी, लेकिन अब भी वक्त है, भागना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। रघु उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। ऑपरेशन पूरा हो जाता है। नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। शिवा और रघु
दोनों बच्चे को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उन दोनों को रोक लेते हैं। उन्हें बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने देते और नर्स को अंदर भेज देते हैं। रघु का पूरा प्लान फेल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ सत्या अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे सॉरी बोलता है, कहता है कि मैं अब दोबारा कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन सत्या की वाइफ उससे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस बेचारी की मदद करो, उसे उसके बच्चे के साथ यहाँ से बाहर निकालो। अपनी वाइफ के कहने पर सत्या एक बार फिर से पूरी टीम को इकट्ठा करता है। सब लोग रघु से मिलते हैं और हर हाल में रघु का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद नर्स सत्या और जीनू को एक बॉक्स में छुपा देती है और चुपके से उन्हें लेकर वार्ड के अंदर आ जाती है। वो दोनों वॉशरूम में छुप जाते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। इधर रघु भी वार्ड के बाहर गेट के पास बैठ जाता है। रानी और कई पुलिस वाले भी वहीं पर होते हैं। रघु भी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे तभी शिवा का कॉल आता है। वो रघु को बताता है कि बाहर नेता के गुंडे हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इधर वार्ड में सत्या और जीनू को मौका मिल जाता है। गंगा के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। सत्या वो हथकड़ी खोल देता है और पापन को कॉल करके बताता है कि हम तैयार हैं, तुम एम्बुलेंस तैयार रखना। पप्पन रघु को कॉल करके बता देता है कि सब कुछ तैयार है। जिसके बाद रघु चुपचाप वहां से उठता है, रानी की गाड़ी के पास जाता है, थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कता है और उसकी गाड़ी को ही आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। सारे पुलिस वाले भागकर वहां चले जाते हैं और इधर मौका पाते ही जीनू और सत्या गंगा को लेकर वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। उधर नेता के गुंडे शिवा का पीछा कर रहे होते हैं। शिवा उन्हें एक अलग जगह पर लेकर जाता है। जवानी में शिवा भी पॉलिटिकल गुंडा था और वो नेता के गुंडों को अकेले ही संभाल लेता है। इधर ये लोग गंगा को लेकर बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन रानी को अब तक समझ में आ चुका था कि गाड़ी जलाकर रघु ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया है और वो गंगा को रोकने के लिए कहती है। सारे पुलिस वाले वापस गंगा को ढूंढने लगते हैं। इधर भागते हुए रघु और हकीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इस बार रघु हकीम की जमकर धुलाई करता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम फिर से उसी नेता को देखते हैं। उसने गंगा के हस्बैंड को मारने के लिए कुछ गुंडों को कर्नाटका भेजा था। वो गुंडे नेता को कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कि गंगा का हस्बैंड हमारे सामने बैठा है, आप कहो तो मैं उसे जान से मार दूं। वो नेता को रघु का फोटो भी भेजता है, जिसे देखते ही नेता भी शॉक्ड हो जाता है और अपने आदमियों से पूछता है कि अगर रघु वहां कर्नाटका में है तो ये जो आदमी हॉस्पिटल में है वो कौन है। इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जीनू और सत्या गंगा को लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रानी पहले से ही एम्बुलेंस में बैठी होती है। नर्स, सत्या, जीनू, पापन और शिवा सब एक साथ पकड़े जाते हैं। बाकी पुलिस वाले रघु को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद जेलर भी वहां आ जाता है। वो रानी को शाबाशी देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब लॉयर गंगाधर भी वहां पहुंच जाता है। जेलर उससे कहता है कि आपने जो किया है उसकी वजह से जल्द ही आपको भी जेल जाना पड़ेगा। तभी एक लेडी कांस्टेबल वहां आती है और रानी को बताती है कि कैदी नंबर 104 गायब है। रानी, जेलर, हर कोई शॉक्ड हो जाता है। तब गंगाधर उन्हें सच्चाई बताता है कि हॉस्पिटल में भागने का ये पूरा प्लान गंगा के लिए कभी था ही नहीं। वो कैदी नंबर 104 यानी कि रेणुका के लिए था। जिस आदमी को अब तक सब लोग गंगा का हस्बैंड रघु समझ रहे थे, वो रघु नहीं, असल में रेणुका का बेटा था। दरअसल रेणुका का बेटा यानी कि नकली रघु बिजनेस करता था, लेकिन उसके सारे लाइसेंस रेणुका के नाम पर थे और नकली रघु की इलीगल एक्टिविटीज यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से रेणुका पकड़ी जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए रेणुका ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। गंगाधर रेणुका और गंगा दोनों के केस का वकील था। नकली रघु गंगाधर के ऑफिस में उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है। वो किसी भी तरह से अपनी मां को बाहर निकालना चाहता था। एट द सेम टाइम शिवा और असली रघु भी ऑफिस में आ जाते हैं। शिवा बताता है कि उस नेता की वजह से रघु की जान खतरे में है। तब वकील एक खतरनाक प्लान बनाता है। असली रघु को किसी ने नहीं देखा था, तो असली रघु को रेणुका के बेटे के साथ रिप्लेस कर देता है और उस दिन के बाद से रेणुका का बेटा शिवा के साथ रघु बनकर घूम रहा था और अपनी मां को जेल से बाहर निकालने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। आज फाइनली वो अपनी मां को लेकर चला जाता है। अब गंगाधर रानी से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले केस रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया और उसे छोड़ दिया, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो इन सबसे कहता है कि बस आज रात तुम लोग थाने में बिता लो,
कल सुबह मैं तुम सबकी जमानत करवा दूंगा। शिवा रानी से कहता है कि जिसे आप रघु समझ रहे थे उसका तो मेरी बेटी के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तो बस उसकी मदद की थी, बदले में मैंने जितना पैसा मांगा उसने मुझे उतना पैसा दिया। इसी के साथ पता चलता है कि उन लोगों ने अनवर को भी पैसे दिए थे ताकि अनवर जेल में कैदी नंबर 104 और गंगा दोनों को एक ही कमरे में शिफ्ट कर दे और गंगा के साथ कैदी नंबर 104 को भी हॉस्पिटल में भेज दे। गंगा के दवा की बोतल में जो मैसेज भेजा गया था वो भी कैदी नंबर 104 के लिए था और गंगा शुरू से ही उनका पूरा प्लान जानती थी। खैर गंगाधर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, वो खुश हो रहा था, लेकिन रानी कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपनी माँ को लेकर कहीं भी छुप जाए मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। इसी के साथ सबसे आखिर में हम देखते हैं कि वो नकली रघु अपनी माँ को साथ लेकर समंदर के रास्ते कहीं घूमने चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।